मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा था 5th वाला, उसमें अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था कल, बाग, मकबरे और किले था। यहाँ पर अपन ने इस टॉपिक को पढ़ा था। इसके अंदर अपन ने पेज नंबर 69 तक अध्ययन किया था। आज मैं आपको फिर से 69 पेज से ही स्टार्ट कर रही हूँ। पेज नंबर 69 पर ताजमहल का चित्र बना हुआ है आपके, और इसके ऊपर के जो 2 पैराग्राफ दे रखे हैं वहीं से अपन इसको पढ़ना आगे का प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, ताजमहल को ध्यान से। ताजमहल जो है वो यमुना नदी पर स्थित है, और ये जो किनारे पर स्थित है, और यमुना नदी से ताजमहल के जो आगे का भाग है, इस पर आप देखोगे तो बाग बना हुआ है जो 4 भागों में डिवाइड है। चौकोर बाग है, और वो आपके 4 भागों में डिवाइड है। बीचों बीच समकोण आकार में यमुना नदी को भी दिखाया गया है बहते हुए। अब अपन इसके अंतर्गत ही कुछ और बातों का अध्ययन करते हैं। यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, पेज नंबर 69 से। आपके 2 पैराग्राफ जो ऊपर के इस चित्र के दे रखे हैं वहीं से अपन पढ़ रहे हैं। बच्चों, किताबें निकाल लेना अपनी अपनी। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। क्या थी? ये लाइन मैंने शायद आपको पहले भी नोट कराई थी कि शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था आरंभिक वर्षों में। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। विशिष्ट वर्ग से मतलब होता है जिनका दरबार से सीधा संबंध था, या जो अधिक धनवान या मान सम्मान प्राप्त व्यक्ति थे। आप इसके बैक वाले पेज पर जाओगे तो ऊपर की साइड में एक चित्र बना हुआ है। उस चित्र में आगरा नदी के तट पर आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य दर्शाया गया है। मतलब एक नक्शा सा बना हुआ है जिसके अंदर आगरा शहर के बारे में बताया गया है। वहाँ पर आप देखो कि है ना, मतलब यमुना नदी बहते हुए दिखाई दे रही है। ताजमहल एक किनारे पर स्थित है, और यमुना नदी के दोनों साइडों में मकान या बाग वगैरह बने हुए आपको दिखाई देंगे। ये सब विशिष्ट वर्ग के बनाए गए बाग और घर होते थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इनका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान, फिर से अपने पेज नंबर 69 पर आ जाना। इनका निर्माण 4 बाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। ये नदी तट बाग से क्या अभिप्राय है? नदी के दोनों किनारों पर जो और बाग, 4 बाग मतलब जो राजा के द्वारा निर्मित होते थे वो बाग तो थे ही, साथ में जो अभिजात वर्ग या विशिष्ट वर्गों के द्वारा भी निर्मित बाग होते थे वो भी नदी के किनारे पर ही स्थित होने के कारण उन्हें क्या कहा गया? नदी तट बाग कहा गया। इस तरह के बाग में निवास स्थान होता है। 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। बाग किसके किनारे होता था? बाग मुख्य रूप से नदी तटों के पास में स्थित होता था। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धियाँ ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई थी। यहाँ उसने सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित भी किया था। और इसके लिए उसने क्या किया था कि दिल्ली में शाहजहाँबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया था ना शाहजहाँ ने, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजात जो थे, जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह, ये जो था ये शाहजहाँ का बड़ा बेटा था, और औरंगजेब जो था वो सबसे छोटा था। और शाहजहाँ ये चाहता था कि उसका बड़ा बेटा जो दारा शिकोह है वो ही उसका उत्तराधिकारी बने। लेकिन क्योंकि मुग़लों में तो विरासत के लिए लड़ाई होती थी, गद्दी के लिए लड़ाई होती थी पुत्रों में, तो इस लड़ाई के अंदर उसका औरंगजेब की विजय हुई थी, और शाहजहाँ के बाद उसकी गद्दी पर औरंगजेब बैठा था।
जबकि शाहजहाँ की इच्छा जो थी वो दारा शिकोह को अपने उत्तराधिकार के रूप में देखने की थी। दारा शिकोह को तक ही पहुंच मिली थी, अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट शहर में ही करवाना पड़ता था। बच्चों ये देखो, ये तो अपना पूरा हो गया पैराग्राफ। यहाँ पर अपने 2 चित्र बने हुए हैं। एक चित्र के अंदर आगरा शहर की बनावट के बारे में बताया गया और दूसरे चित्र में शाहजहांबाद का नक्शा बताया गया है। पहले अपन आगरा जो का नक्शा है उसका अध्ययन कर रहे हैं। ऊपर की साइड में मैप बना हुआ है और जैसे अपने यू शेप होता है उस तरह का इसका निर्माण किया गया है। बीचों बीच नदी बह रही है और दोनों साइड के अंदर आपको बाग बगीचे या रहने का महल और बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई देगी। इस नक्शे के बारे में अपन पढ़ते हैं क्या जानकारी दी हुई है। एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य दिखाया गया है। ध्यान दें कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल जो है बाईं ओर है। देखो ताजमहल का जो निर्माण किया गया है ना, वो आपके लिखा हुआ भी है इस चित्र नक्शे के अंदर कहाँ पर ताजमहल स्थित है। यू शेप के अंतर्गत जो नीचे का भाग है वहाँ पर ऊपर की साइड में ताजमहल लिखा हुआ दिखाई जाएगा। यमुना नदी बहती हुई है तो उसको भी लिखा गया है इनके द्वारा, ये यमुना नदी बह रही है। और फिर उसके बाद दोनों साइड में बाग और बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई गई हैं। नीचे वाले चित्र के अंतर्गत आपके शाहजहांबाद का एक नक्शा दिखाया गया है। 1850 का शाहजहांबाद का एक नक्शा है। बादशाह का निवास कहाँ है? शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग और जामा मस्जिद को ढूंढ सकते हैं? देखो बच्चों, मुख्य मार्ग तो आपके जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो लाइनें सी दिख रही हैं आपको, ये मुख्य मार्ग हैं आपके। नीचे आपके यमुना नदी लिखी हुई है। यमुना नदी के किनारे पर ये शहर बसाया गया था। स्टार्टिंग के अंदर वो जो बनी हुई बिल्डिंग है वो आपके क्या कहते हैं, वो आपके बादशाह का निवास स्थान है और वहीं से आपके क्या कहते हैं, वहीं से आपके उसके बाद सारे के सारे उसको बताया गया है। बसावट को यमुना नदी के तट से थोड़ी दूर पर पूरे शहर के रहने वाले लोगों को बसाया गया था ये। और यहाँ पर देखो शाहजहांबाद का जो आपका राजा का निवास स्थान है उसके कुछ दूरी पर ही एक और बिल्डिंग बड़ी सी बनी हुई दिखाई दे रही है, महल टाइप की। इसे हम क्या कह सकते हैं? ये दारा शिकोह का रहने का स्थान होगा। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। यहाँ पर क्षेत्र एवं साम्राज्य का अंतर्गत अपन अध्ययन कर रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ भी आपके एक चित्र बना हुआ है जिसके अंदर 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, जैसे एक्स का आकार होता है इस तरीके से बनी हुई है। और यहाँ पर इस तरह से बिल्डिंग, ये जो है छत की बनावट के संदर्भ में आपको बताया गया है। और ये छत जो है वृंदावन में जो गोविंद देव जी का मंदिर है उसके अंदरूनी भाग की दिखाई गई है। पढ़ें इस चित्र 16 में क्या दर्शाया गया है। वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का अंदरूनी भाग जो 1590 है, इस मंदिर का निर्माण जो किया गया था, इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने वाले जो मेहराब बने हुए हैं, जिससे इसकी भीतरी छत का निर्माण किया गया है। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई थी। फतेहपुर सीकरी में भी इसका प्रयोग किया गया था। ये हमारे को जो बताया जा रहा है, ये सारा का सारा इन बिल्डिंग्स के निर्माण के अंतर्गत जो भी विज्ञान का प्रयोग किया गया है, वो निर्माण की शैली कहाँ से आई है और किस तरह की बनावट के अंदर उस शैली का प्रयोग किया गया है। मतलब एक ईरान से आई हुई शैली, मॉडर्न देशों से आई हुई शैली का प्रयोग हमारे देश के राधा गोविंद देव जी के मंदिर में किया गया था, वृंदावन के। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
क्षेत्र व साम्राज्य के अंतर्गत अपन अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर बेटा 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई थी, निर्माण से मतलब जब वास्तुकला से संबंधित बहुत सारी बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा था, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच में विचारों का भी अपर्याप्त आदान प्रदान किया गया था। केवल यही मत सोचो कि ना वहाँ से आए हुए कारीगरों का ही या वहाँ से आई हुई शैलियों का ही आदान प्रदान किया गया था, बल्कि मुख्य रूप से विचार से मतलब आदतें, आपके खान पान का तरीका, बैठने उठने का, भाषा का, इन सब का भी आदान प्रदान पर्याप्त मात्रा में हुआ था। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र के द्वारा अपनाई जाने लगी थी। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाएं जहाँ पर हाथियों को रखा जाता है, पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। इसे आप अध्याय 6 में देखें। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में भी बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत अधिक मिलती है। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया था। इससे कलात्मक रूपों और वास्तुकलात्मक शैलियों के परिसंसेचन में मदद मिली थी। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। ये लाइन बच्चों नोट कर लेना। मुगल शासक जो थे अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली को अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। और इसका एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण दे रखा है। बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया था। मुगलों को ये बांग्ला गुंबद जो ये इस तरह से बनाया गया था ना, ऊपर की तरफ जैसे अपनी झोंपड़ियाँ होती हैं, झोंपड़ियों के अंदर अपने ऊपर की तरफ छप्पर डालते हैं जब छतों पर, तो वो गुंबद का सा आकार नहीं ले लेता है, यूँ थोड़ा सा स्लोप लिए हुए जैसे पठार का आकार होता है। तो ये जो गुंबद का आकार था, बांग्ला गुंबद, ये मुगलों को बहुत अधिक पसंद आया था और इसको इतना पसंद आया कि इन्होंने अपनी वास्तुकला में भी इसका प्रयोग किया था। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव भी दिखाई देता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ बच्चों। यहाँ पर आपके 2 चित्र फिर से बने हुए हैं। एक चित्र तो आपके फतेहपुर सीकरी का है, जिसके अंतर्गत ये जो छत टिकी हुई है, नीचे पिलर बने हुए हैं और पिलर भी ऊपर की साइड में बड़े स्टाइल के अंदर छत को अपने ऊपर लिए हुए हैं। तो ये जो आकार दिया गया है, ये गुजरात की वास्तुकला परंपराओं से प्रभावित होकर लिया गया है। पढ़ें इस चित्र 17 के अंदर क्या जानकारी दे रखी है। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते हुए अलंकृत स्तंभ बोलते हैं पिलर को, तथा टेक से मतलब जो ऊपर वो डिज़ाइन सा निकला हुआ है ना अलग अलग तरह से, उसको कहेंगे टेक। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, इसके ऊपर दिया हुआ थोड़ा सा मैटर क्या कह रहा है ये। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही, तथा अन्य शासकों ने जब भी वह स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए, यह शैली अपनाई गई थी। अब नीचे एक और बॉक्स बना हुआ है, उसमें भी एक चित्र बना हुआ है। ये चित्र जो है एक चर्च से रिलेटिव है। ये चर्च कितना बड़ा सारा आपको दिखाई दे रहा है और सबसे ऊपर आपको पिलर दिखाई दे रहे हैं, और पिलर्स के भी एक कोने के ऊपर आपके गुंबद से बिल्कुल सीधे खड़े हुए गुंबद से दिखाई दे रहे हैं। पढ़ें इसके बारे में क्या दे रखी है जानकारी, कहाँ का ये चर्च है। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए थे। मतलब यही नहीं कि भारत के अंदर ही वास्तुकला का डेवलपमेंट हुआ था। इस टाइम पीरियड में आपके पूरे वर्ल्ड में ही
बिल्डिंग्स वगैरह जो थी वो उनका निर्माण किया जा रहा था। 12वीं शताब्दी से फिर से पढ़ रहे हैं बेटा। 12वीं शताब्दी से फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए थे। वास्तुकला की ये शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। ये नाम नोट करो, गॉथिक शैली। इस शैली की विशेषताएं क्या थी? नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, फिर जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण था, और उड़ते हुए पुश्ते से मतलब डिज़ाइन जो इस तरह से बनाया हुआ था वो, जिसमें उड़ते हुए पुश्ते शब्द अब किसके लिए आया है ये बेटा अभी बाद में अपन करेंगे इसका अध्ययन। दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े थे। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉटेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण किया गया था। चित्र पर नज़र डालें, घंटी वाले बुर्जों को पहचानने की कोशिश करें। घंटी वाले बुर्ज, जहाँ से पूरे शहर में घंटों की आवाज़ सुनाई देती थी। ये इस तरह की बिल्डिंगें बनाई जाती थी कि इनमें घड़ी भी लगती थी और घंटियाँ भी बजती थी। हर घंटे के आधार पर घंटियों का बजना निश्चित था। बच्चों, यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें आपने 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकला से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत अनेक बिल्डिंग्स वगैरह का निर्माण किया गया था। कौन कौन सी शैलियाँ थी, इन सब के अध्ययन हमारे द्वारा इसमें किए गए थे। अब हम अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू बेटा आज के लिए।